नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र में से लेसन नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है वो है संसाधन के रूप में लोग। इसका क्या अर्थ है? वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश में कार्यरत लोगों के वर्णन करने का एक तरीका है। मतलब किसी भी देश के अंदर जो लोग वर्तमान समय में उत्पादन कौशल और क्षमताओं के आधार पर कार्यरत हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं संसाधन के रूप में लोग। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन क्या होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो ऐसे ही मानव संसाधन भी, यानी कि लोग भी जो कार्यरत हैं, वो एक संसाधन है और इसे हम कहेंगे मानव संसाधन। अगर हम बात करें कि संसाधन के रूप में लोग को और क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे मानव संसाधन। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो नॉर्मल हो सकता है, परंतु उस पर अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य को खर्च करके हम उसे विकसित कर सकते हैं, तब वो बन जाएगा मानव पूंजी निर्माण, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। देखिए, एक बीमार व्यक्ति है या कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो कार्य नहीं कर सकता ना, एटलीस्ट वो करना भी चाहता है तब भी उसकी क्षमताएं कम हो जाएंगी। ऐसे में वो हमारे लिए मानव संसाधन या मानव पूंजी निर्माण नहीं कहा जा सकता। एक सिंपल जब छोटा बच्चा है, उसको शिक्षा दिलवाकर उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रख के हम उसे मानव पूंजी निर्माण में कन्वर्ट कर सकते हैं। मानव पूंजी निवेश में, अब देखिए हमने निवेश करना है, हम क्या निवेश करें, हम क्या लगाएं एक बच्चे के ऊपर कि वो एक मानव पूंजी में बदल सके। किसी भी देश में जितनी अधिक मानव पूंजी होगी, यानी कि कार्यरत लोग होंगे, वो देश उतना ही विकसित होगा। देखिए, शिक्षा, प्रशिक्षण मतलब उसे ट्रेनिंग, स्वास्थ्य सेवा मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये तीन चीज़ों का निवेश करके हम भौतिक पूंजी की ही भांति उससे भी प्रतिफल प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है कि मानव पूंजी कैसी हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर, टीचर, इवन के कोई मैकेनिक या फिर दर्जी, ये सभी जो हैं ये मानव पूंजी हैं। मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ना अक्सर आता है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यही है जो दूसरे संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। अगर मानव संसाधन नहीं होगा तो हमारे पास भूमि है या भौतिक पूंजी है या किसी भी और प्रकार का संसाधन है, उसका पूरा प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को समझने के लिए हम दो उदाहरण भी लेंगे। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश करके हम उसे उत्पादक परिसंपत्तियों में भी बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे हमारे पर बोझ हैं। नहीं, अगर हम उसी जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल देते हैं तो वे जो जनसंख्या है वो हमारी परिसंपत्तियों में, अर्थात हमारी जो संपत्ति है जिससे हम आगे चलकर बहुत उत्पादन कर सकते हैं, देश के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं, उसमें बदल सकते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक शकल की कहानी है, एक विलास की। दो मित्र हैं, विलास और शकल, एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। शकल की आयु जो है 12 वर्ष है। माँ शीला घर का काम काज करती है, पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते हैं। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी देखभाल करता है। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा तो पास की है, परंतु उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। बूटा और शीला चाहते हैं कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे, गांव के स्कूल में ही उसका नाम लिखवाने पर जोर देते हैं और वो प्रवेश पा भी लेता है। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद
उसे सकल को लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स का अध्ययन करने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं। शकल प्रतिभाशाली था, आरंभ से ही पढ़ाई में रुचि थी। उसने बड़ी लगन और उत्साह से कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। सॉफ्टवेयर में उसकी फर्म में बिक्री बढ़ी तो उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। अब हम विलास की देखते हैं। देखिए कैसे जो शकल है उसकी शिक्षा पर खर्च करके उसे कोर्स करवा के कंप्यूटर का, वो हो गया प्रशिक्षण, और स्वास्थ्य अच्छा था। जो थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसका इलाज समय पर करवा दिया जाता था। तो शकल किस में बदल गया? मानव पूंजी में। अब हम विलास देखते हैं। विलास 11 वर्ष का लड़का है, शकल के ही गांव में रहता है। पिता महेश एक मछुआरा हैं, जबकि जब वो 2 साल का था पिता की मृत्यु हो गई। माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर परिवार को पाला पोसा। जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती। मछलियाँ बेचकर लगभग 150 रुपये कमा लेती थी। विलास धीरे धीरे गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर को दिखा पाए। वो स्कूल भी नहीं जा सका। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और देखभाल करने वाला कोई भी नहीं रहा। तो विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और माँ की तरह ही वह भी 150 रुपये ही कमा पाता था। अब देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि विलास को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली समय पर, वो स्कूल नहीं जा सका, कोई प्रशिक्षण नहीं ले सका, तो विलास एक मानव पूंजी में कन्वर्ट नहीं हो सका। फिर है शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है। उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है और कुल उत्पादकता के कारण देश की समृद्धि में भी योगदान मिलता है। जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। इसी वजह से विलास जो है वो मछलियां ही बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। इसलिए उसकी माँ की तरह वह भी एक अकुशल श्रमिक बन गया। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मानव संसाधन में शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा का निवेश करके भविष्य में उच्च प्रतिफल यानी कि ऊंचे फल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी के निवेश की तरह ही है। जैसे हम कोई भूमि खरीद लेते हैं और 10-20 साल बाद उसके बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। एक बच्चा भी एक शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करने के बाद वो भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा योगदान अपना दे सकता है। जापान में मानव संसाधन है और उन्होंने उस पर निवेश भी किया है, जबकि आप जानते हैं जापान में कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वह धनी देश है फिर भी विकसित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मानव संसाधन पर खर्च किया, उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया। लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया और कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, जिससे आज वो देश बहुत धनी और विकसित है। उसके बाद है पुरुषों और महिलाओं के लिए आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न तरह के क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि यानी कि जमीन से जुड़े कार्य, कृषि से जुड़े कार्य है। वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन मतलब होता है जैसे ऑटो चलाना, बस चलाना, ट्रक चलाना, संचार के साधन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इसमें शामिल होती हैं। ये सब हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब बात आ जाती है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जिन्हें करने से हमें आमदनी प्राप्त होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो हम बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। और गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसमें हमने उत्पादन तो किया लेकिन खुद के उपभोग के लिए। हमने जैसे मान लीजिए कि एक किसान ने सिर्फ उतनी ही गेहूं उगाई जितने से उसके परिवार का गुजारा हो सके, जबकि दूसरे ने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके
अधिक फसल का उत्पादन लिया, उसे बाजार में बेचकर पैसे कमाए। उसके बाद है प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों की स्वलेखा भी उत्पादन में ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षा के क्या महत्व हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि यदि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के ऊपर शिक्षा में निवेश किया जाता है तो उसके भविष्य में प्रतिफल अच्छे मिलते हैं। दूसरा, शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है, मतलब जितने उसके पास अवसर हैं उसका वो अच्छे से उपयोग कर सकता है। तीसरा है, अधिकांश महिलाएं जो हैं बहुत कम शिक्षित हैं, निम्न कौशल हैं, उन्हें पढ़ाया भी कम जाता है और पुरुषों के मुकाबले उन्हें मेहनताना भी कम दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहीं काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, इसीलिए उन्हें अक्सर बार बार नौकरी से हटा दिया जाता है। हमारा अगला हेडिंग है जनसंख्या की गुणवत्ता, यानी कि हम जनसंख्या के गुणों को कैसे बढ़ा सकते हैं कि वह मानव पूंजी में बदल सकें। सबसे पहले है, देखिए ये आपको अच्छे से याद करना है, जनसंख्या की गुणवत्ता में 3 चीजें आती हैं। एक तो है साक्षरता दर, जो लोग पढ़ गए वो मानव एक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा गए। दूसरा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। तीसरा है लोगों द्वारा प्राप्त कौशल, यानी कि उन्होंने कोई किसी भी प्रकार की कार्य को करने के लिए ट्रेनिंग ली हो। फिर हम देखेंगे शिक्षा के महत्व में तीसरा पॉइंट, समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। हमारा समाज बेहतर बनेगा यदि सभी व्यक्ति शिक्षित हों। चौथा, राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। अब देखिए आपके पास ये पॉइंट आ सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। नंबर 1, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले, पहला कार्य तो ये किया। अब दूसरा है प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसका लाभ उठा सकें। फिर हम शिक्षा क्या महत्व में एक पॉइंट और देखते हैं कि साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक तरह से लाभ कमाने के लिए भी आवश्यक है। यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद यानी कि 1951 में जो साक्षरता दर थी वो 18% थी, जो अब बढ़कर 2017 में 85% हो गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। देखिए एक तो सरकार ने क्या किया था, नवोदय विद्यालय खोले। दूसरा, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूल बच्चों के लिए 2010 तक प्राथमिक शिक्षा करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। आप यहाँ पर सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं कि सरकार ने क्या उपाय किए। नंबर 1, नवोदय विद्यालय खोले जहाँ पर बिल्कुल आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है और वो भी मुफ्त। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान चलाए ताकि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को मिल सके। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर चलाए। चौथा, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों को धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए मिड डे मील या दोपहर के भोजन की योजना भी चलाई। अब अगर हम आगे बात करें कि पिछले 60 वर्षों में, ये भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, उच्च शिक्षा वाले शिक्षण संस्थान यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय का अर्थ होता है यूनिवर्सिटीज़, इनमें भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं कि स्वास्थ्य, अब हम बात किसकी करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये स्वास्थ्य का महत्व है हमारे जीवन में। दूसरा, ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री या पुरुष संगठन में समग्र विकास में अपना योगदान जो है को अधिकतम करने की सक्षम नहीं होगा। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है या रोगग्रस्त है वो देश के विकास में योगदान नहीं दे सकता। तीसरा, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने के लिए एक अपरिहार्य आधार है। यदि हम स्वस्थ होंगे तो हम अपना ही कल्याण नहीं करेंगे बल्कि समाज का कल्याण भी कर पाएंगे। और इन उपायों से यदि हम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं तो
3-4 बातें जो हैं हमारे सामने आती हैं। देखिए कौन कौन सी। नंबर 1, शिशु मृत्यु दर में कमी। अब शिशु मृत्यु दर क्या है? कोई भी देश की जनसंख्या जिसमें से जो बच्चे 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, यानी कि 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं, ऐसे मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर है जन्म दर। जन्म दर से अभिप्राय है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। ये कम होनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में जन्म दर बहुत अधिक है, शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। फिर है मृत्यु दर, एक विशेष अवधि के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। अब देखिए यदि हम स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं तो क्या होगा। जीवन प्रत्याशा दर बढ़कर जो पहले कम थी 2014 में 68.3 वर्ष हो गई। इसका मतलब पता है क्या है कि एक व्यक्ति औसतन 68.3 वर्ष जीने लगा। कोई 68 से ज़्यादा भी जिएगा, कोई 68 से कम भी, परंतु जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो 68.3 आती है, जो कि बहुत अच्छी है। फिर है शिशु मृत्यु दर। 1951 में शिशु मृत्यु दर जो थी 147 थी, अब घटकर 34 पर आ गई है। ऐसा हो पाया कि समय पर बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाता है और मातृत्व के समय यानी कि जब गर्भावस्था में होती हैं महिलाएं तो उनका ध्यान रखा जाता है। सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें उस समय कुछ पौष्टिक अनाज वगैरह दिए जाते हैं। तीसरा है जन्म दर भी अब घटकर, जो पहले जन्म दर 20.8 थी वो मतलब पहले जन्म दर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब गिरकर वो 20.8 रह गई। और मृत्यु दर वो है 6.4 पर आ गई। तो यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन प्रत्याशा कितनी हुई है 68.3, शिशु मृत्यु दर 147 से घटकर 34, जन्म दर भी घटकर 20.8 और मृत्यु दर भी घटकर 6.4। उसके बाद है कि भारत में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं 529, 313 डेंटल कॉलेज हैं और 4 राज्य तो ऐसे हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिनमें इतने कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज जितने कि कुल भारत में है, कुल राज्यों में से अधिक हैं। उससे मतलब मान लीजिए अगर इन 4 राज्यों में मान के चलिए 300 के आसपास है तो बाकियों में 229। इस प्रकार से इनमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। फिर है बेरोजगारी, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ जो है ना वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या होता है? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जा सकती है जब एक प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। मान लीजिए एक आदमी काम करने के लिए तैयार है, मजदूरी करने के लिए तैयार है। अब मजदूरी के रेट मान लीजिए 350 या 400 रुपये है पर डे, तो लेकिन उसको 350 या 400 पे काम नहीं मिल रहा, उसको 200 पे काम मिल रहा है, तो वो भी बेरोजगारी ही काउंट होगी। प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के इच्छुक व्यक्ति को यदि काम नहीं मिलता तो ये बेरोजगारी है। बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण फिर 2 प्रकार की, मौसमी और प्रच्छन्न, और शहरी होती है शिक्षित। अब देखिए श्रम बल में कौन कौन आते हैं। श्रम बल में सभी लोग आएंगे जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच है। यदि कोई बच्चा 14 साल का है, 13 साल का है, वो काम करने का इच्छुक भी है, तब भी वो श्रम बल में नहीं आएगा और 59 से ऊपर भी नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं बेरोजगारी के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी क्या है? जब वर्ष के कुछ महीने रोजगार प्राप्त नहीं होता। जैसे कि कृषि में है, बुआई के समय बुआई, कटाई के समय कटाई, निराई के समय निराई और गहाई के समय गहाई। बाकी सब टाइम कृषि संबंधित कार्य नहीं होते, तो इसीलिए लोगों के पास काम नहीं होता, कोई रोजगार नहीं होता। तो समय के अनुसार जो ये बेरोजगारी आती है इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फिर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केवल अभी नहीं बल्कि 10th में और आगे की क्लासेस में भी अपनी एक खास जगह रखते हैं, क्योंकि वर्ड ही ऐसा है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपी हुई बेरोजगारी। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक भूखंड है
और उसमें उसने अपने सभी बेटों को लगाया हुआ है। उस भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, परंतु उस भूखंड पर 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग अतिरिक्त हैं। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेत की उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये 5 लोगों के काम की आवश्यकता थी, 3 लोग यदि फिर भी काम कर रहे हैं, देखिए काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसी बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी बोल लेंगे। आगे है शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी। मैट्रिक, स्नातक मतलब बीए, स्नातकोत्तर यानी कि एमए, ऐसे रोजगार चाहने वाले युवक काम पाने में असमर्थ रहते हैं, तो इसे हम बोल लेंगे शिक्षित बेरोजगारी। और एक बात और भी सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है। उसके बाद है बेरोजगारी से क्या हानियां हो सकती हैं। नंबर 1, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। दूसरा, युवकों में निराशा और हताशा की भावना। तीसरा, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। चौथा, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। पांचवा, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है और किसी व्यक्ति की और साथ ही साथ समाज में जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए कितने सारे पॉइंट हो गए ना, 6 हो गए। नंबर 1, संसाधन की बर्बादी, युवकों में निराशा और हताशा। तीसरा है भरण पोषण के लिए पर्याप्त मुद्रा का ना होना। पांचवा, आर्थिक बोझ में वृद्धि। पांचवा, जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती चली जाती है। जो काम कर रहे हैं उसके परिवार में मान लीजिए 5 व्यक्ति और 5 बेरोजगार हैं, तो उसके ऊपर उनकी जो निर्भरता है बढ़ जाएगी। फिर छठा है किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज में जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सातवां है इसके साथ ही किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपने कौशल का विकास किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। अब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग द्वितीय क्षेत्र में भी काम करने लगे हैं और कुछ तृतीय क्षेत्र में भी, तो जिसकी वजह से कृषि पर जो बोझ था जनसंख्या का वो कम हुआ है। अब हम गांव की कहानी देखते हैं कि कैसे वहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने गांव में ऐसी संभावनाएं पैदा की कि आज उस गांव के लोग मानव पूंजी या संसाधन के रूप में देखे जाते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है, आइए देखते हैं। एक गांव था, अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपज कर लेता था कि सभी सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, बच्चों को पढ़ाते और प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरी कर लेता था। एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश भी मिल गया। कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियरिंग में योग्यता प्राप्त कर गांव आ गया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हुई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हो गया, वहीं उसकी पूर्ति भी हुई। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल को निकट के गांव में बेचना शुरू कर दिया और गांव वालों को अच्छा लाभ हुआ। उससे उन्होंने आपस में बांट लिया और सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक ली। अपने बच्चों के लिए अब वो बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से स्कूल खुलवाने की अनुरोध किया। पंचायत ने विश्वास दिलाया कि वो बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। पंचायत ने सरकार से मिलकर स्कूल भी खुलवा दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद वहां पर एक लड़की ने सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब कपड़े सिलने लगी और अब क्योंकि सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े चाहते थे, इसी तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ जो कि सकारात्मक भी रहा। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने वाला समय अब बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे, जिससे उपज बढ़ गई, समृद्धि हुई, उपभोग की अधिक वस्तुएं भी आने लगी। देखिए जिस गांव में सिर्फ खाना पीना ही था, गुजारे लायक खेती होती थी, वहां पर कितनी संभावनाएं जागृत हो गई। एग्रो इंजीनियरिंग आई,
शिक्षक आया, दर्जी का कार्य हुआ और अब वे गांव जो है विकसित गांव में गिना जाता है। इस प्रकार से शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश करके हम किसी भी देश को विकसित देश में बदल सकते हैं और किसी भी देश की जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद लाभकारी है। जल्दी ही हम अगली वीडियो में अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ, उससे अगली वीडियो में एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स के साथ और नेक्स्ट में क्विज ऑफ MCQs के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।